बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि क्लोरोप्लास्ट नया कैसे बनता है। क्लोरोप्लास्ट एक तो हमने कहा था कि बाइनरी फिजन होगा, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा सेल में। तो और हमने कहा था नया जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है उसमें नया क्लोरोप्लास्ट कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी प्रोसेस। कुछ एक बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया है और सही आंसर दिया है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे बेटा कोई सेल है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल है और इसके अंदर अभी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या होता है, डिवीजन करना। ठीक है, ये डिवाइडिंग सेल होती है, उसी को तो मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। और ऐसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं जिसमें डिवीजन की पावर होती है और ये सेल लगातार डिवाइड होती रहती है और डिफ्रेंशिएट होकर कोई खास टाइप की सेल बनाती हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट है नहीं है। क्या ये सेल फोटोसिंथेसिस करती है? नहीं करती है। ये डिवाइड होगी और फोटोसिंथेसिस अभी नहीं करेगी। लेकिन जब ये सेल डिवाइड होती है, अच्छा इसमें बेटा प्रोप्लास्टिड होते हैं, प्रोप्लास्टिड्स होते हैं। ये मतलब इमेच्योर प्लास्टिड है, ये ना ये तो ल्यूकोप्लास्ट है, ना क्रोमोप्लास्ट है और ना क्लोरोप्लास्ट है। ये सेल जब डिवाइड होगी, तो अब जब सेल डिवाइड होगी तो इसमें से एक सेल तो बोलेगी कि अभी हमें डिवीजन ही करना है फिर से, तो ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएगी, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल है ये अभी भी। और ये सेल डिफ्रेंशिएट हो गई। अब ये सेल जो है, अब इसको फोटोसिंथेसिस करना होगा, तो ये जो प्रोप्लास्टिड है, जो प्रोप्लास्टिड थे, ये प्रोप्लास्टिड अब डिफ्रेंशिएट होकर के बनाएंगे। ये क्या है बेटा? प्रोप्लास्टिड। अब ये डिफ्रेंशिएट होकर बनाएंगे, या तो ये बनाएंगे ल्यूकोप्लास्ट, या तो ये बनाएंगे क्रोमोप्लास्ट, और या तो ये बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स दोनों होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में केवल कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तीनों के तीनों बनते हैं किससे? प्रोप्लास्टिड से। और ये तीनों प्लास्टिड हैं। तीनों क्या है बेटा? ये प्लास्टिड, प्लास्टिड के प्लाट है, प्लास्टिड में ये तीनों आते हैं और ये बनते हैं प्रोप्लास्टिड से। जो प्रोप्लास्टिड्स में डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन जब डिवीजन होता है तो कभी कभी डिफ्रेंशिएशन होता है, कभी कभी नहीं होता। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है तो ये वैसी ही सेल बनेगी जैसी थी। डिफ्रेंशिएशन है तो ये किसी खास लाइन में जाएगी। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन है और ये अब बनाएगी क्या? क्लोरोप्लास्ट। इस तरह से बेटा नया क्लोरोप्लास्ट बनता है उस सेल में जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हुआ और डिफ्रेंशिएट हुआ। जब डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये प्रोप्लास्टिड जो हैं, ये प्रोप्लास्टिड भी डिफ्रेंशिएट होंगे और ये प्रोप्लास्ट डिफ्रेंशिएट होकर ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सेल जो फंक्शन करेगी उसी बेसिस पर इसमें जो सेल फोटोसिंथेसिस करेगी उसमें क्लोरोप्लास्ट बनेंगे। जो सेल जैसे फ्लावर है वो अट्रैक्शन में काम आएंगे तो वो वहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। और या फिर अगर फूड स्टोर कर रही है वो सेल तो वो उसमें ल्यूकोप्लास्ट बनेंगे। ठीक है, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है और क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और बेटा, हमने कहा ये जो डिफ्रेंशिएशन से तीनों बनते हैं, और एक हमने कहा था कि बाइनरी फिजन से बनेगा। लेकिन बाइनरी फिजन से तब बनेगा बेटा जब क्या होगा? बाइनरी फिजन से तब बनेगा जब क्लोरोप्लास्ट पहले से होगा। क्लोरोप्लास्ट है, ये पहले से सेल में प्रेजेंट है। अब मान लो किसी सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है, अब यहाँ पर मान लो बेटा 2 क्लोरोप्लास्ट हैं। सेल को फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करनी है, क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ाने। सेल चाहती है कि वहाँ पर 7 क्लोरोप्लास्ट हो, 8 क्लोरोप्लास्ट हो। तो इन्हीं 2-3 जितने भी हैं उनमें बाइनरी फिजन होगा और फिर और क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन के लिए आपको पता है कि डीएनए तो होता ही है इसमें, और जब डीएनए होगा तो वही डीएनए रेप्लिकेट होगा, रेली में रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन होगा। और इस तरह से वो सारी देखो ट्रांसक्रिप्शन क्यों होगा? क्योंकि नया क्लोरोप्लास्ट बनाना है तो नई प्रोटीन भी तो बनानी पड़ेगी, आरएनए भी बनाना पड़ेगा, और डीएनए है उसका तो रेप्लिकेशन होगा ही पहले। तो ये सब प्रोसेस होगी तब बाइनरी फिजन होगा और नए क्लोरोप्लास्ट बनेंगे एक सेल के अंदर। ठीक है, क्लियर है?
और अगला जो हमने कहा था कि डीएनए में इसमें क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कितने होंगे, कितने नहीं, सॉरी, हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होगा तो क्या वो डीएनए अदर प्लास्टिड में भी होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या अंतर होगा दोनों में, तीनों में? तो बेटा तीनों में सेम डीएनए होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होगा वैसा क्रोमोप्लास्ट में भी होगा और वैसा ल्यूकोप्लास्ट में भी होगा। सेम जीन होंगे, सेम डीएनए होगा। क्लियर है? तो ठीक है बेटा, इस तरह से। सर ये तीनों प्लास्टिड जो है ये इंटरकन्वर्सिबल है? हाँ, ये भी क्वेश्चन हमने पूछा था, अच्छा तुमने याद दिलाया। ये जो इसमें बेटा ये आपस में कन्वर्ट, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्जन होता है। इनमें क्या होगा बेटा, इंटर। ल्यूकोप्लास्ट में भी होता है, लेकिन बेटा ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट हमने कहा था नहीं है। ठीक है, तो होता है ये भी किसी किसी में, ये आपको ईजिली देखने को मिलेगा। इंटर कन्वर्जन इसमें होता है। इंटर कन्वर्जन का मतलब है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने फ्रूट देखो, कच्चे फल, आम, अमरूद, कच्चे फल देखोगे तो कैसे होंगे, हरे रंग के होंगे, है ना। और जब वो फ्रूट पक जाते हैं, फल पकने के बाद उनका कलर रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे हो जाता है। नींबू भी देखो कच्चा है तो हरा है, उसके बाद वो ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, मैक्सिमम तो येलो कलर के देखने को मिलते हैं। तो क्या बेटा ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है? हो रहा है ना बेटा। तो ये कन्वर्जन देखने को मिलता है। मिर्च देखो जब पक जाती है, मिर्च हरी होती है, फिर वो उसमें लाइकोपीन आ जाता है ना, और वो क्रोमोप्लास्ट अब हो जाता है, पहले क्लोरोप्लास्ट था। बैंगन देखो पहले, अब पहले कैसा होगा, हरा होगा। पहले तो जब बिल्कुल छोटा सा निकलता है बतिया सा तो कैसा होगा, वाइट होगा, फिर उसके बाद वो हल्का सा ग्रीनिश होगा, फिर उसके बाद कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाता है। टमाटर भी पहले कैसा होगा, एकदम वाइट होगा, छोटा सा निकलेगा, उसके बाद वो ग्रीन होगा और फिर उसके बाद कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये बेटा इंटर कन्वर्जन इसमें होता है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन पूछा था? बोलो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें अगले टॉपिक पे। अच्छा, मैग्नीशियम आयन नहीं पूछा, क्या पूछा था बेटा? राइबोसोम की सब यूनिट किससे अटैच होती है? हाँ बेटा ठीक। राइबोसोम की सब यूनिट जो होती है बेटा आपस में, ये तो राइबोसोम है, ये बेटा इसकी लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर है। दोनों सब यूनिट जो होंगी बेटा ये किससे अटैच होती हैं? ऐसा राइबोसोम होता है, ये लार्जर सब यूनिट है, और ये कैसा है, ये बेटा ए साइट, पी साइट, ई साइट हमने बनाई है, ट्रांसलेशन में आप लोगों ने पढ़ा। तो ये जो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों, ये अभी ये क्या है, अलग अलग है। ये दोनों जो राइबोसोम की सब यूनिट हैं, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये दोनों अभी क्या है, अलग अलग है। फिर ये मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है बेटा? मैग्नीशियम आयन Mg++ से ये जुड़ी हुई होती हैं, वो इनको आपस में अटैच बॉन्ड बनाता है दोनों में और इनको अटैच कर देता है। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखो ट्रांसलेशन में पहले क्या होता है, पहले mRNA आके स्मॉलर सब यूनिट पे जुड़ता है, mRNA जुड़ जाता है, उसके बाद ये आकर के जुड़ता है। हमेशा जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये सब यूनिट साइटोप्लाज्म में आपको अलग अलग मिलेंगे। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये बनते जुड़ते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है बेटा। अब मैग्नीशियम आयन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.001 या 1 से 2 m होती है, कम से कम इतनी होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो कितनी होनी चाहिए? इससे 10 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 गुने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 0.01 m है तो ये आखिरी लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर हुई है तो ये डाइमर बना देता है। क्या बना देता है बेटा? डाइमर, राइबोसोम डाइमर, राइबोसोम डाइमर बना देता है। राइबोसोम डाइमर बन जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी अमाउंट भी है। क्या है बेटा? इसकी अमाउंट भी। तो राइबोसोम यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 136 पे दिया हुआ। लेकिन ये बात मैग्नीशियम वाली आपको कहाँ मिलेगी? आप खोलिए पेज नंबर 197, 197 खोलो बेटा, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, आपने 197 खोलो। जल्दी मिला बेटा? 197 खोलो, मैग्नीशियम हेडिंग दी हुई है।
दी हुई है लास्ट में। इसकी सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन पढ़ो इसकी। मैग्नीशियम इज अ constituent of the ring structure of proteins and help to maintain the ribosome structure. यस, ये यहाँ पे दिया हुआ कि मैग्नीशियम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को असेंबल करता है, ये दोनों को आपस में जोड़ता है, मेंटेन करता है ना किसके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, लौट आओ बेटा अपने टॉपिक पर। सेल खोलो, सेल में देखते हैं, है ना, राइबोसोम पढ़ते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है हमारा बेटा? राइबोसोम, वही हमें पढ़ना है डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट तो हो गया था ना बेटा, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे तुमसे। अब हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे।